नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग मेरे शेर और शेरनियों। परिवर्तन की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है कि कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें अपने को क्या है, बहुत मेंटली प्रिपेयर होकर बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है अपने को, और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेनमेंट होना है, और अपने लोगों से मिलना है, रूबरू होना है, और जो भी अपनी हॉबी है उसके ऊपर ध्यान देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का जो अगला अपना टॉपिक है वह स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? प्रथम कोटि अभिक्रिया को समझने के लिए अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा को ध्यान में रखना है। जैसा कि आपको पता है कि अभिक्रिया की कोटि में क्या होता है कि जो वेग नियम है उसमें जो सांद्रता का गुणनफल होता है, अगर उसकी घात 1 है तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। तो यहाँ पर मैं प्रथम कोटि अभिक्रिया को परिभाषित करूंगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों अभिकारकों की प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जैसे अपने पास कोई रिएक्शन है जिसमें कोई रिएक्टेंट आर टी प्रोडक्ट में परिवर्तित हो रहा है। तो अगर मैं प्रारंभ में t बराबर 0 समय पर बात करूं तो वहां पर अभिकारक की सांद्रता स्मॉल a है। उस समय उत्पाद अपने पास क्या होगा? 0 होगा। और t बराबर t टाइम पर, मतलब कुछ समय बाद, जैसे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड बाद किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो इसमें से अभिकारक के जो x मोल हैं वो उत्पाद में कंज्यूम हो जाएंगे और अपने पास उत्पाद के x मोल बन जाएंगे। तो t समय पर बच्चों, t समय पर अभिक्रिया का अगर वेग हम लिखे, अभिक्रिया का वेग, तो अपने पास t समय पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा? t समय पर अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होगा। और अभिक्रिया अपने पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इस वजह से यहाँ पर घात क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। मैं इसको क्या, ये मैंने प्रथम कोटि अभिक्रिया की परिभाषा से मैंने ये लिखा है। dx/dt यहाँ पर क्या है? dx/dt अभिक्रिया का वेग है, अर्थात सांद्रता में परिवर्तन की दर है, और a-x क्या है? t समय पर अभिकारकों की सांद्रता है, और अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इस वजह से यहाँ पर पावर क्या है? 1 आई। अब क्या करना है अपने को? इस समानुपाती को हटाना है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपने पास क्या आएगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा अपने पास के, जिसको क्या बोलते हैं? वेग नियतांक बोलते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इस वजह से इसको क्या लिखेंगे? K1, और a-x एज इट इज ऐसे कैसे आ जाएगा, और मैं इसको समीकरण 1 नाम दे देता हूं। अब अपने को क्या करना है? वही क्या करना है? वज्र गुणा करना है। x वाली टर्म एक तरफ लिखनी है और t वाली टर्म एक तरफ लिखनी है, जिससे अपने को समाकलन में आसानी हो। तो मैं इसको क्या करूंगा? dt को इधर भेज दूंगा और a-x को
नीचे ले आऊंगा तो क्या होगा, डी एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स इक्वस टू के वन डी टी हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है। तो इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे दूंगा। अब क्या करूंगा मैं, समीकरण जो अपने पास दो हैं उसका दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे। तो समीकरण 2 का दोनों तरफ समाकलन करने वाले हैं। तो समाकलन करेंगे तो क्या होगा, समाकलन डी एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इक्वस टू, ये k1 क्या है, वेग नियतांक के रेट कांस्टेंट है, इस वजह से ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वाली टर्म बाहर आ जाएगी, समाकलन का नियम है। और dt का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो इसका समाकलन करेंगे तो इसके लिए आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि 1/x का समाकलन क्या होता है, 1/x का समाकलन होता है ln x। इस वजह से अपने पास जो ये है इसका समाकलन क्या आ जाएगा, ln a माइनस x आ जाएगा। और अब जो अपने पास जो ये जो वाली डिवाइड में टर्म है इसका भी समाकलन करना है। तो a कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा और माइनस x का -1 हो जाएगा, इक्वल्स टू k1 आ जाएगा। और dt का समाकलन क्या होगा, dt का समाकलन अपने पास t हो जाएगा प्लस समाकलन स्थिरांक c हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वह कौन सा अप्लाई हुआ है, इसको आप ऐसे लिख लो इधर, 1/x dx इक्वल्स टू ln x हुआ है, ये यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। तो इसको अब ऐसे सिंप्लीफाई करके इसे लिख सकते हैं, ln a माइनस एक्स इक्वल्स टू k1t प्लस c, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब अपने को क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड करना है। c क्या है यहाँ पर, c जैसे आपको शून्य कोटि अभिक्रिया में बताया गया है वैसे ठीक c उसी प्रकार यहाँ है समाकलन स्थिरांक। c क्या है, समाकलन स्थिरांक, जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सेम कंडीशन लगाएंगे जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में लगाई थी, कि अगर t बराबर 0 है तो उस कंडीशन पर x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब कोई भी जो अभिक्रिया का कोई भी मोल उत्पाद में परिवर्तित नहीं होगा। प्रारंभ में अभिक्रिया का जो अभिकृत मोल है वह क्या होगा, 0 होगा। तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, यदि t बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 0 होगा का मान समीकरण 3 में लिखने पर, का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, तो 4 में रखेंगे तो क्या होगा, 4 में रखने पर बेटा जी क्या होगा, यहाँ पर देखिए माइनस ln a माइनस 0 k1 AGT जैसे कैसे आ जाएगा और t की वैल्यू 0 प्लस c। तो यहाँ से समाकलन स्थिरांक की वैल्यू आएगी तो वह अपने पास आएगी माइनस ln a आ जाएगी। ये अपने पास समाकलन स्थिरांक की वैल्यू आ गई। अब इस c का मान समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। तो c का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो जनता लोगों c का मान समीकरण अगर मैं 4 में रखता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल्स टू k1t, और यहाँ क्या आ जाएगा, c की जगह आ जाएगा माइनस ln
ए आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, तो क्या करेंगे अब, जो ln वाली टर्म है उसको एक साइड में लिखेंगे, बाकी जो टर्म है वह दूसरी साइड में लिखेंगे। तो मैं इसको इधर लाता हूं, तो क्या होगा, ln ए माइनस ln ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा इक्वस टू k1 इंटू टी हो जाएगा। तो यहां फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अपने पास ln m माइनस ln a का फॉर्मूला है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं लिख देता हूं, ln m माइनस ln n इक्वस टू क्या होता है, ln m डिवाइड बाय n होता है। 9th क्लास में जो लोग हैं उसमें पढ़ा होगा आपने ये फॉर्मूला। तो इसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो ln a डिवाइड बाय a माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वस टू k1t हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर अपने पास आ गई, इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब अपने को क्या करना है, जो ln है उसको log में चेंज करना है। तो इसका गणित में रूल है कि ln को log में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ln कन्वर्ट इनटू log बाय मल्टीप्लाई बाय 2.303, ये अपने पास फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पर मैं इसको log में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2.303 log a डिवाइड बाय a माइनस एक्स इक्वल्स टू k1 इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ से जो k1 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, k1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2.303 डिवाइड बाय t log a डिवाइड बाय a माइनस एक्स। मैंने t को क्या कर दिया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो अपने पास ये इक्वेशन आई, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग व्यंजक को निरूपित कर रही है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अर्थात प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग व्यंजक का समीकरण जो किसी समय पर अभिक्रिया के वेग नियतांक और सांद्रता के मध्य संबंध को दर्शाता है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में आप लाइफ अर्थात अर्ध आयु काल या आप लाइफ अब बहुत सारे जनता लोगों को ये पता नहीं रहता है कि आप लाइफ क्या होता है। तो वह क्या सोचते हैं कि सर जो आधा समय रहता है अभिक्रिया को आधा कंप्लीट होने में जो समय होता है वह आप लाइफ होता है। जैसे मेरी एज मान लो कि 60 साल है, एज्यूम करो कि मैं क्या है, मेरी एज 60 ईयर है और मेरा किसी वजह से 30 साल की उम्र में एक्सीडेंट हो जाता है। तो मेरी आप लाइफ क्या रहेगी, मेरी आप लाइफ रहेगी 15 ईयर रहेगी, 15 साल रहेगी। तो वहां पर आप लाइफ की बात ये होती है कि वह समय अंतराल जिस पर अभिकारकों की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, वह आप लाइफ होता है। तो आप लाइफ में क्या होगा, जब t बराबर t1/2 है, यहाँ कोई पर्टिकुलर टाइम t इक्वस टू t1/2 है, तब x क्या होगा, x a/2 होगा, मतलब आधे मोल अभिकृत हो जाएंगे। यहाँ देख लीजिए आप,
अगर ये t इक्वस टू में t आप लिखता हूँ, अर्धआयुकाल लिखता हूँ आप लाए, तो उस कंडीशन पर जो अभिकृत मोल हैं वह a/2 हो जाएंगे और जो शेष मोल हैं वह क्या रह जाएंगे, a/2 रह जाएंगे। a माइनस a/2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a/2 शेष रह जाएंगे अभिकारकों के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर अगर t बराबर t आप हैं तब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू a/2 होगी। तो यहाँ ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ध्यान से, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, t1 आप, या आप एजीटी जैसे कि इसे रहने दीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो k1 इक्वस टू 2.303, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास t1/2 लोग, एक ही जगह क्या लिखेंगे, एक ही जगह a रहेगा और x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह अपने पास आ जाएगा a/2 आ जाएगा। तो यहाँ से t आपको मैं अगर इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो t आप इक्वस टू क्या आ जाएगा अपने पास 2.303 डिवाइड बाय k1 log a डिवाइड बाय a/2। तो a से a कैंसिल हो जाएगा अपने पास और ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो t आप क्या हो जाएगा, t आप अपने पास वो हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाय k1 log 2 हो जाएगा। अब अपने को log 2 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तो log 2 का जो मान होता है वह होता है 0.3010 होता है। तो t आप अपने पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 2.303 डिवाइड बाय k1 इंटू 0.3010। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो t आपकी जो वैल्यू है 2.303 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह जो वैल्यू आएगी 0.693 आएगी और k1 एजिटीज ऐसे कैसे डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से अपने को दो चीजें समझ में आ गई, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक और प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल। तो वेग नियतांक और अर्धायुकाल के समीकरणों से ये स्पष्ट हो रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया का वेग है वह अभिकारकों की सांद्रता पे निर्भर कर रहा है, अर्थात समानुपाती है, जबकि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्धायुकाल है वह प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, अर्थात कांस्टेंट है, नियत है। तो यहाँ से हम दो नोट लेकर आए हैं, उसके हिसाब से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो बच्चों ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह यहाँ से पुटअप किए जाते हैं, इससे और इससे न्यूमेरिकल आने के चांस 100% रहते हैं अपने पास। तो आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ ये निरूपण, तो सबसे पहले जो आरेख हैं वह है अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के वेग वर्सेज सांद्रता के मध्य आरेख। तो इसके लिए अभिक्रिया का वेग एक तरफ लिखना है अपने को, एक तरफ अभिक्रिया का वेग जो होता है
डी एक्स बाई डी टी, और टी समय पर सांद्रता होती है ए माइनस एक्स। तो अपने को पता है प्रथम कोटि अभिक्रिया की परिभाषा से कि जो प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो वेग है वह अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है और उसकी प्रथम घात के समानुपाती होता है। ये इक्वेशन अपने को पता है, तो ये अपने को y एक्स में दिख रहा है तो ये y हो जाएगा, ये x एक्स में दिख रहा है तो ये x हो जाएगा, बाकी जो भी मल्टीप्लाई में है वह अपने पास डाल हो जाएगा। तो डाल अपने पास क्या हो जाएगा, डाल K1 हो जाएगा, और अंतःखंड C कुछ नहीं है तो अंतःखंड क्या हो जाएगा, अंतःखंड 0 हो जाएगा। अंतःखंड 0 हो गया तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा और डाल पॉजिटिव है, इस वजह से ये आरेख ऐसे आएगा। यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू K1 हो जाएगी, m की वैल्यू K1 हो जाएगी। दूसरा अगर मैं आरेख खींचूं, दूसरा जो आरेख है अपने पास, वह अगर मैं ln a डिवाइड बाय a माइनस एक्स वर्सेज टाइम के बीच में खींचे, तो इसके लिए अपने को इनमें रिलेशन पता होना चाहिए। इनमें जो रिलेशन होता है वह क्या होता है, अभी डेरिवेशन से देखा था कि जो t इक्वस टू अपने पास आई थी वह आई थी वैल्यू 1/K1 ln a डिवाइड बाय a माइनस एक्स, ये वैल्यू अपने पास आई थी। तो यहाँ से ये इसको क्या करना है, अपने को y एक्स में दिखाना है। तो y एक्स में दिखाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको इधर लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा K1t ln a डिवाइड बाय a माइनस एक्स, और ln को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.303 हो जाएगा। लेकिन अपने को जो आरेख है वो इसमें प्लॉट करना है, तो आरेख प्लॉट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सिंपल तरीका है ये। ln a माइनस एक्स को y एक्स में लिखेंगे, y में दिख रहा है तो इसको y एक्स में लिखेंगे। ये y हो गया, ये x हो गया, और ये m हो गया। तो t और ये एज इट इज आरेख ऐसे आएगा। तीसरा जो आरेख है अपने पास वह है, थर्ड नंबर वाला जो आरेख है वह है अपने पास टी ऑफ वर्सेज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ लाइफ और प्रारंभिक सांद्रता के मध्य आरेख है। तो अपने को पता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्ध काल है वह प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। वैल्यू क्या आई थी उसकी 0.693 डिवाइड बाई K1 आई थी, तो निर्भर नहीं कर रहा है तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो यहाँ पर टी ऑफ और प्रारंभिक सांद्रता के बीच में जो आरेख है वह सीधी रेखा आएगी, एकदम स्थिर रहेगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। और ग्राफ यहाँ पर ऐसा पूछा जा सकता है, चौथा अगर ग्राफ पूछे आपको, तो चौथा ग्राफ अगर आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि ln a माइनस एक्स वर्सेज टी के बीच में आरेख खींचिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, जो ये इक्वेशन है इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, ln a माइनस ln a माइनस एक्स इक्वस टू
K1T आ जाएगा। अब यहाँ से ln a माइनस एक्स को एक तरफ लिखना है क्योंकि वो अपने को y एक्स में दिखना चाहिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो ये वाली टर्म है वो इसको इधर भेजूंगा, तो ln a माइनस एक्स इक्वल्स टू अपने पास क्या आ जाएगा, K1T प्लस ln a आ जाएगा अपने पास। इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस आएगा, माइनस, क्योंकि ये इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो अपने को ये y एक्स में दिखना चाहिए, तो ये तो हो गया y, ये x एक्स में दिखना चाहिए तो t हो गया x, और K1 इसके जो भी मल्टीप्लाई में है वो डाल हो गया, और जो प्लस में है वह अंतःखंड हो गया C। तो आरेख कैसे आएगा इसका, इसका आरेख अपने पास इधर देखिए ऐसे आएगा, ये हो गया ln a माइनस एक्स, और इधर हो गया टाइम पीरियड t। अब डाल क्या है, डाल नेगेटिव है, तो ग्राफ क्या होगा, अधिक कोण बनाएगा x एक्स के साथ, और अंतःखंड धनात्मक है तो x एक्स के ऊपर से स्टार्ट होगा, तो इसका जो आरेख है वह ऐसे आएगा। तो यहाँ पर m की वैल्यू हो जाएगी माइनस K1, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ये अंतःखंड है वो हो जाएगा ln a हो जाएगा, अंतःखंड अपने पास क्या हो जाएगा, ln a हो जाएगा। तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का ग्राफ, ये निरूपण था। चारों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। तो नेक्स्ट है अपना प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। तो इसमें फर्स्ट उदाहरण है अपने पास एस्टर का जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो एस्टर होता है RCOOR, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, अर्थात जल से अभिक्रिया। हाइड्रोलाइसिस का उत्प्रेरक होता है तनु H2SO4, क्योंकि जल जाता है तो जल ऐड होगा। तो एस्टर में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पर ऋणात्मक आवेश आएगा और कार्बन पर धनात्मक आवेश आएगा। तो नेगेटिव के पास पॉजिटिव वाला जाएगा, H प्लस आयन जाएगा, और जो OH माइनस आयन है ये कार्बन के पास कार्बोकेटाइन के पास जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एक तो अपने पास एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, एसिटिक अम्ल बनेगा, और दूसरा एथेनॉल बनेगा। अब इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग है वह अभिक्रिया का वेग केवल एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करेगा, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि जल बहुत ज्यादा आधिक्य में, तो उसकी सांद्रता में परिवर्तन बहुत कम रहेगा, तो केवल इसकी सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, इस वजह से ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण जैसे शर्करा का या इक्सु शर्करा का प्रतिपन, तो शर्करा का प्रतिपन इनवर्टेज ऑफ केन शुगर। अब शुगर का फॉर्मूला शर्करा का होता है C12H22O11। अब इसका जल अपघटन कराएंगे, जल से अभिक्रिया कराएंगे, तो जल से अभिक्रिया कराएंगे तो इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो एक तो अपने पास क्या होगा, एक तो ग्लूकोज बनेगा और दूसरा फ्रुक्टोज बनेगा। दोनों के अणु सूत्र समान हैं, कण दोनों के क्या होंगे, संरचना सूत्र अलग अलग होंगे। इस वजह से ये
संरचनात्मक समावेशी भी होते हैं। तो ये अपने पास अन्य और एग्जाम्पल हैं, जैसे रेडियो एक्टिव डीके वगैरह, इस चीज के एग्जाम्पल है प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। तो बच्चों, ये जो केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर है ये आपके बहुत पसंद आया होगा, इसी मैं आशा और उम्मीद कर सकता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।